हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MDS लर्निंग। तो बच्चों, आज क्लास में हम बात करेंगे विज्ञान क्लास 8। ठीक है, तो इसके पहले वाली क्लास में हमने 6 टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। आज हम 7वें टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि 7वां क्या है, परिवहन के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीक। ठीक है, तो परिवहन के बारे में तो आप भली भांति परिचित होंगे परिवहन से, है ना। देखिए यहाँ कुछ फिगर्स वगैरह भी दिए हैं। ठीक है, तो अगर आप परिवहन की बात करें तो परिवहन से सुविधा क्या चीज़ हो पाया है, क्या पॉसिबल हो पाया परिवहन में। जो इतने ढेर सारे रिसर्च चल रहे हैं या इतने ढेर सारी नई नई तकनीकी आ रही है परिवहन से रिलेटेड, उनसे क्या हो पाया, क्या संभव हो पाया। आप देख पा रहे हैं कि आजकल हर गांव शहर, हर गांव टाउन, जो भी चीज़ें सब शहर से जुड़ते चले जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, परिवहन ही रीज़न है। बस चल रही है, टैक्सी चल रही है, सबके पास बाइक उपलब्ध है ना, कार है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, इतने ढेर सारे सब चल रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको दूर अगर यात्रा करनी है, देश विदेश की यात्रा करनी है, तो उसके लिए आप आसानी से किससे, फ्लाइट से आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, और इस समय क्या रिसर्च हुए, ई रिक्शा जो देखिए आ रहा है ना, वो किससे चलता है, पेट्रोल डीजल से नहीं चलता। बस लाइट से आप जोड़िए, चार्ज करिए बैटरी और उससे चलाइए। तो ये क्या है, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में रिसर्च तो हो रहे हैं, है ना, शोध ही तो हो रहे हैं। बुलेट ट्रेन देख लीजिए, कितनी स्पीड, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ऐसे ऐसे उनकी स्पीड रहती है ना। विभिन्न प्रकार मोनोरेल जो हमारे भारत में ही चलती है। ठीक, तो ऐसे करके विभिन्न रिसर्च इस क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीक की मदद से हो रहे हैं। ठीक, तो ये था क्या, परिवहन के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीक। इसके अलावा आज अगर आप देख पा रहे हैं तो शहरों में अब तो वैसे इलाहाबाद अगर हम देखेंगे CNG से चलने लगा है। मतलब जो परिवहन है, जो बस ट्रेन या बस और ऑटो वगैरह जो चलती है वो CNG से चलती है। मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सिलेंडर वाला सुने होंगे, सिलेंडर से गैस भरी जाती है और वो गैस से चलती हैं गाड़ियाँ। तो ये भी नई खोज ही है ना। ट्रेन देखिए, पहले डीजल से चलती थी, डीजल इंजन उसमें लगता था, और अब देखिए अब कैसे चलती है, बिना डीजल इंजन के, इलेक्ट्रिक से, ऊपर तार से कनेक्ट रहता है और चलती चली जाती है ना। तो ये सब क्या है, विज्ञान विभिन्न प्रकार के क्या कर रहा है, क्या पाया है इससे, कि हम बहुत ही कम समय में, अगर हमको कहीं पे भी यात्रा करनी है तो बहुत ही कम समय में हम एक जगह से दूसरी जगह पे यात्रा कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, पहले क्या था, बैलगाड़ी वगैरह चलती थी, है ना। तो बैलगाड़ी से क्या था, समय लगता था, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय लगता था। और अब क्या है, अब हमें समय इतना नहीं लगता। अब क्या है, हर चीज़ की स्पीड बढ़ गई है ना। बाइक लिए कहीं भी इलाहाबाद जाना, 1 घंटे में इलाहाबाद पहुँच गए। पहले क्या था, इंसान बैलगाड़ी, इक्का जिससे भी जाता था तो बहुत स्लो, इक्का वगैरह कितने धीरे धीरे तो चलते हैं, देखे होंगे आप लोग, है ना। तो क्या हुआ है, इससे परिवहन के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीक ने ऐसा इतना अच्छा खासा वो कर दिया कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ही कम समय में पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये था परिवहन के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीक। 8वां क्या है, विनिर्माण के क्षेत्र। ठीक है, तो ये विनिर्माण के क्षेत्र का क्या मतलब हुआ, विनिर्माण के क्षेत्र में। तो इसमें क्या है कि जो कच्चे माल होते हैं उनको मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। मतलब कच्चे माल, कुछ भी चीज़ें जैसे बन रही है, ठीक, जैसे मान लीजिए डस्टर ही बना, तो डस्टर में नीचे लकड़ी लगी होती है, ऊपर अलग से लगा रहता है। तो कच्चा माल क्या, उसको फिर जोड़ने के लिए बीच में कुछ होना चाहिए। तो इसमें कच्चा माल क्या लगा, लकड़ी लगी, ऊपर से जो लगा जिससे मिटाते हैं वो हो गया, जोड़ने के लिए अलग लगा। 3-4 चीज़ें कच्चे माल हो गए, ये आए कहीं से, ठीक, उसके बाद उसको बनाया गया। तो क्या हुआ, कच्चे माल से जो माल तैयार किया जाएगा, है ना, उससे क्या होगा, अधिक उत्पादन हुआ, और उसी को हम क्या बोलते हैं, विनिर्माण या वस्तु निर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है वस्तु का निर्माण, वस्तुओं को निर्मित करना। ठीक, तो वो आएगा आपका विनिर्माण में। ठीक, इसके अंतर्गत देखिए हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक तक बहुत सी मानवीय गतिविधियाँ भी आ जाती हैं, जिसका उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन में किया जा रहा है। औद्योगिक का मतलब इंडस्ट्री मतलब समझ रहे हैं ना, बड़े उसमें लेवल पे जो होते हैं, वो भी किस में आएगा, विनिर्माण में। कोई भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री या फैक्ट्री, वहाँ पे क्या हो, कुछ भी चीज़ें बन रही, तो कच्चा माल तो बहुत ही जरूरी, कच्चा माल आएगा तभी उससे नया माल या जो यूज हम कर रहे हैं वो आसानी से बन सकता है। ठीक है, तो इससे और क्या हो पाया, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्तिसंगत और सरल बनाना, बीमार इकाई को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशदान
पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल। अब जैसे हस्तकला या कुटीर उद्योग वगैरह भी आप सुने होंगे, है ना, छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं वहाँ पर भी यही चीज़ होता है, वस्तुओं का निर्माण ही किया जाता है। तो विनिर्माण के क्षेत्र में ये पॉसिबल कैसे हो पाए, जब मशीन बनी होगी, मशीन से ही तो हम बना सकते हैं आसानी से, कच्चे माल डालें और उसी में तैयार होकर बना माल निकलता चला जाता है। तो हम कम समय में ज़्यादा माल आसानी से बना सकते हैं, ज़्यादा वस्तुएं तैयार कर सकते हैं। तो ये किससे पॉसिबल हो गया है, विज्ञान एवं तकनीक की मदद से ही हो। चलिए अब हम देख लेते हैं उद्योग के क्षेत्र में। 9वां क्या है, उद्योग के क्षेत्र। उद्योग के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उद्योग में क्या आता है, पहले देश में उद्योग धंधे बहुत कम थे, ठीक, पहले नहीं हो पाता था। और अब देखिए औद्योगिक क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। इसके पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पे क्या है कि अब क्या है, उद्योग जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनके कारण हम गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध होने लगे और लोगों को रहन सहन के स्तर में अत्यधिक परिवर्तन दिखने लगा। ठीक है, तो मतलब इस समय अगर आप देखेंगे तो खनन उद्योग सुने होंगे, है ना, लौह एवं इस्पात उद्योग जहाँ लोहे की चीज़ें बनती हैं, सीमेंट उद्योग सीमेंट वाला कोयला वाला, ठीक है, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम, कपड़ा, रत्न एवं आभूषण, सबका क्या उद्योग इंडस्ट्री बनी हुई है ना। वहाँ पे इन सब चीज़ों का क्या होता है, निर्माण होता है। पेपर मिल देख लीजिए, जो पेपर आसानी से आता है उसकी बहुत बड़ी बड़ी मिल लगाई जाती है, ठीक, उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं। उससे भी क्या है, वो बड़े बड़े उद्योग ही तो हैं जिससे हम आसानी से कम समय में और कम लागत में अच्छी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो ये क्या है, उद्योग के क्षेत्र में। तो ये किसके द्वारा संभव हो पाया है, विज्ञान एवं तकनीक के द्वारा। नई नई मशीनें लाए, उन्हीं के द्वारा इतनी आसानी से हम कपड़े या जो भी चीज़ें हैं जिस उद्योग की हम बात करें तो उसमें आसानी से हम वस्तुओं को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को, ये एल्यूमिनियम के उद्योग है। ठीक है, और ONGC और OIL ये पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं। अब आप सुने भी होंगे मथुरा में मथुरा रिफाइनरी है, जिसके कारण जो सुने होंगे ताजमहल का कलर जो हल्का हल्का येलोइश हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, मथुरा में मथुरा रिफाइनरी की वजह से हो पा रहा है ना। तो ये सब क्या है, मतलब हाँ, इस मेन इसका मोटो क्या है कि उद्योग के क्षेत्र में अगर हम अपने देश की भी बात करें तो हमारे देश में बहुत बड़े बड़े उद्योग धंधे अब स्टार्ट हो गए, शुरू हो गए। पहले इतना नहीं था परंतु अब शुरू हो गया। मेक इन इंडिया की स्कीम भी आई थी, है ना, वो योजना भी शुरू हुई थी अपने देश को उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी करने के लिए। मेक इन इंडिया मतलब भारत में ही वस्तुएं बनाई जाए, दूसरे देश से ना मंगाई जाए। ठीक, अब इस समय वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कहना आत्मनिर्भर बनिए, अर्थात हम जो बाहर से मंगा रहे हैं सामान उसको हम ना मंगा के अपने देश में ही निर्मित करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी इसमें। तो अब हम बात कर रहे थे ऊर्जा के क्षेत्र में। ऊर्जा के क्षेत्र की बात करें तो ऊर्जा के क्षेत्र में भी आपको जियोग्राफी भूगोल में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, नवीकरणीय अनवीकरणीय, और छोटी कक्षों में भी पढ़े हैं, है ना। तो 10वां क्या है, ऊर्जा के क्षेत्र। ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत दूर ना जाइए, इस समय आप देख रहे होंगे कि सोलर पैनल, है ना, ये क्या है, एक रिसर्च ही तो हुआ है। सोलर पैनल मतलब सूर्य की जो इतनी गर्मी रहती है उसको सोख के इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। देखिए ऊर्जा के स्रोतों को अगर हम बात करें तो उनको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। यहाँ आप देख पा रहे होंगे फिगर। नवीकरणीय क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनकी पुनः पूर्ति हम कर सकते हैं, जिसे हम अक्षय ऊर्जा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आते हैं, देखिए फिगर में दिया है, सूर्य है, पवन है, जल है, वन है, पृथ्वी है, जैव, ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। ठीक, और अनवीकरणीय में देखिए अनवीकरणीय क्या होते हैं, मतलब ऐसे जो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, मतलब उनका यूज अगर हम जिस हिसाब से कर रहे हैं अगर ऐसे करते जाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी उसको देख भी नहीं सकती। जैसे पेट्रोल डीजल, पेट्रोलियम हो गया, है ना, कोयला हो गया, ठीक, केरोसिन हो गया, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल है, रसोई गैस है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में आ जाएंगी। ठीक, अब अगर हम बात करें कि भविष्य में अगर ऊर्जा की जिस हिसाब से खपत हो रही है वर्तमान में ऊर्जा की, अगर वैसे ही खपत होती रही तो आगे आने वाले समय में बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। ठीक, जैसे पेट्रोल डीजल देखिए कितने दिन तक रहेंगे, कुछ ही सालों तक रहेंगे, उसके बाद खत्म, उसके बाद बताइए गाड़ी मोटर किससे चलेगी, तो एक ये समस्या हो जाएगी। तो इसमें भी विज्ञान क्या कर रहा है, नई नई तकनीक ला रहा है। अब देखिए कार भी आ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी वाली आ रही है, चार्ज करिए ले जाइए, या कार आजकल सौर ऊर्जा वाली आ रही है, सौर पैनल ऊपर लगा रहता है, उसको चार्ज करिए और गाड़ी चलाइए, है ना। तो ये सारे क्या है, विज्ञान एवं तकनीक के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो ये था ऊर्जा के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीक। अब एक इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की भी शुरुआत की गई। इसका मेन उद्देश्य क्या है, देश को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना। सौर ऊर्जा देखते हैं, सूर्य की कितनी ऊर्जा, मतलब सूर्य कितना प्रकाश आता है, क्या आप सब यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते। तो अगर हम उसको सब सारा सौर ऊर्जा यूज करें तो हमें अलग से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आसानी से आप उसी से सारे घर में इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट आ सकती है।
ठीक है। तो इसमें भी अभी और चल रहे हैं खोजबीन। अब देखिए आगे व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार का अर्थ क्या होगा कि क्रय एवं विक्रय अर्थात खरीदना और बेचना। धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यापार बोलते हैं। यही चीज़ तो होता है आजकल दुकानों में, देखिए लोग कहीं से खरीदते हैं और उसके बाद बेचते हैं, थोड़ा बहुत मुनाफा लेते हैं, तो ये क्या है, व्यापार ही हुआ एक प्रकार से। तो आज अगर व्यापार के उसमें देखा जाए, पहले क्या होता था, पहले लोग व्यापार में पैसा नहीं लेते थे, सामान की जगह सामान देते थे। आप सामान लाइए, चावल गेहूँ दीजिए, उसकी जगह पे आप अपना सामान ले जाइए, साबुन जो भी है खाने पीने का, बिस्किट वगैरह जो भी है वो ले जाइए। तो पहले सामान के बदले सामान दिया जाता है। फिर थोड़ा सा और रिसर्च हुआ तो फिर सिक्के चलने लगे, है ना, फिर नोट चलने लगे, धीरे धीरे करके अब आज के समय में देखिए तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आने लगा। देखिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड कैसे रहते हैं, तो मशीन रहती है, मशीन में स्वाइप करते हैं, आपके अकाउंट से बैलेंस कट जाएगा, आपको कैश मतलब नोट या सिक्का देने की जरूरत वहाँ पे नहीं है, तो वो कार्ड से पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें क्या विज्ञान एवं तकनीक के द्वारा ही ये रिसर्च धीरे धीरे करते हुए होते जा रहे हैं, ठीक है। अब ई कॉमर्स के रूप में भी प्रचलित है, जो आज का व्यापार है ई कॉमर्स के रूप में है। लोगों को क्या की जाती है, सुविधाएं प्रदान की जाती है, लोगों का सहयोग भी होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा आप लोग देखेंगे आजकल जो लोग खरीदारी करते हैं वो ऑनलाइन वे में भी करते हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं, ऑनलाइन घर आ जाता है, खाने की चीज़ें और ऑर्डर करती हैं डोमिनोज या कहीं से भी, तो वहाँ से तुरंत आ गया खाना पीना रेस्टोरेंट वगैरह से। इसके अलावा आप अगर सामान मंगाते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, ये सारे क्या है, ऑनलाइन है। यहाँ से आप सामान परचेज किए, आपके घर तक सामान आ गया, आपको मार्केट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये सब क्या है, नई नई तकनीक के द्वारा जो संभव हो पाया है ना। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स कंपनियाँ बोलते हैं, ठीक है। जिससे आम जनजीवन क्या हो गया, सरल हो गया, मतलब मार्केट जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे सामान आ रहा है, तो हमें क्या है, दिनचर्या आसानी तो होती जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में। अब देखिए ई गवर्नेंस के क्षेत्र में, जो कि बराबर है, लास्ट वाला है। तो इसमें क्या हुआ है कि आम नागरिकों को, सरकार आम नागरिकों को क्या कर रही है, इंटरनेट के माध्यम से सारी चीज़ें उपलब्ध करा रही है। पहले इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध नहीं होता था, पहले बड़े बड़े पेज प्रिंट आउट या कुछ भी निकाल के आपको दिखाया जाता था या कुछ भी। अब तो नेट पे बस डालिए, फटाफट पूरा सर्च करिए, आपको डिटेल दिया जाएगी उसमें, है ना। तो ये क्या है, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पहले क्या होता था, हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट जब आता था तो पहले पेपर में आता था, और अब देखिए पहले न्यूज़पेपर में आता था, लोग उसमें देखते थे अपना रोल नंबर पास है या नहीं पास है जो भी। और अब तो बस मोबाइल में रोल नंबर डालें और डेट ऑफ बर्थ जो भी मांगता है वो डालें डिटेल, और मोबाइल में रिजल्ट आपका आ जाता है ना। तो ये सब क्या है, ये सब विज्ञान एवं तकनीक के द्वारा ही संभव हो पाया है, ठीक। केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी ढेर सारे इसमें सुधार करती जा रही है, लोगों को ऑफलाइन से हटा के ऑनलाइन जोड़ने की प्रक्रिया भी तेज़ी से चालू कर दी। अब देखिए खातों में पैसा आ जाता है आसानी से, सबकी डिटेल फीड रहती है कंप्यूटर में, देख के उसको वेरीफाई किया जाता है और अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ जाता है। ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ भी कर रहा है। डिजिटल शासन, डिजिटल इंडिया सुने भी होंगे। इसका अर्थ क्या होता है, सभी प्रकार की शासन संबंधी जानकारियों का डिजिटलाइजेशन, मतलब सारी चीज़ें, किसी की भी जानकारी आपको लेना है तो वो सारा कंप्यूटर पर उपलब्ध है, ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे आपके ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। तो ये था आपका पहला लेसन। इसमें कुछ और भी है, हमने क्या सीखा, देखिए ये ढेर सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इसे आप एक बार देख लीजिएगा, मतलब अभी तक आपने जो पढ़ा है वो इन पॉइंट्स में दिया हुआ है। इसके बाद बचा अभ्यास प्रश्न, वो मैं आपको अपना करवा दूँगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू।